करें स्टार्ट। कल के सेशन में जो दो सेक्शन देखे थे, सेक्शन 123 एंड 124, उसको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं और बचे हुए जो सेक्शंस है, 3 सेक्शंस, वो कर लेते हैं। उसके बाद वो सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। जो कल का होमवर्क का क्वेश्चन था वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 123 प्लीज। सेक्शन 123 का डिस्कशन कल स्टार्ट करने से पहले डिविडेंड इस टर्म का मीनिंग देखा था हमने। डिविडेंड को जब कंपनी गोइंग कंसर्न है तब डिविडेंड का क्या मीनिंग है, कंपनी जब लिक्विडेशन में आती है तब क्या मीनिंग है। डिविडेंड इस टर्म में इंटर्म डिविडेंड का मतलब क्या है, कौन डिक्लेयर करता है, कब पे होगा, फाइनल डिविडेंड किसे कहते हैं, कौन डिक्लेयर करेगा और कब पे होगा। इंटर्म डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं ड्यूरिंग एनी टाइम बिटवीन द 2 AGMs, ये डिक्लेयर होगा। और जो इंटर्म डिविडेंड है वो डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही, मतलब दे विल डिक्लेयर एंड दे विल ओनली पेड कम इन द बोर्ड मीटिंग। जो फाइनल डिविडेंड है वो शेयरहोल्डर्स के AGM में डिक्लेयर होगा और कंपलसरी वो हम कह सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग का वन ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेसेस है। हर AGM में, कंपनी के हर AGM में कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो डिस्कस करने ही पड़ते हैं। उसमें से एक बिजनेस है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। भले आपको देना है नहीं देना, यू हैव टू डिक्लेयर, यू हैव टू डिस्कस। तो वी कैन से इंटर्म डिविडेंड इज फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फाइनल डिविडेंड इज फॉर द शेयरहोल्डर्स इन AGM, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो डिविडेंड पे करना है, अगर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स दोनों हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो उन्हें डिविडेंड कब देना है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स का अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा, अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो डिविडेंड लैप्स होगा अगर पे नहीं हुआ तो। बट जब भी आपको डिविडेंड देना है वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देने के बाद अगर कोई बैलेंस बचेगा या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देने के बाद जो बैलेंस बचेगा, एज पर द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जितना बैलेंस बचेगा वो सारा की सारा डिविडेंड में देने की जरूरत नहीं है, एज पर द डिविडेंड पॉलिसी होगा, ये हमने देखा था। फिर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 123, उसके 6 सब क्लॉजेस है। अब आपको ये 6 सब क्लॉजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। पहला सब क्लॉज है सेक्शन 123 सब क्लॉज 1, जिसको हम क्या कहते हैं, बोलो, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ये जो रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है हर साल प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज, तो कितना परसेंटेज ट्रांसफर करना है, इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी मर्जी पर है, दे विल डिसाइड इट। देन 123 सब क्लॉज 2, ये जब भी रिजर्व्स को कोई ट्रांसफर किया है प्रॉफिट से अमाउंट, उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए करंट ईयर प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 1 and 2, but after providing for depreciation as per schedule 2, out of accumulated profits, if the company has inadequate profits, accumulated profits मतलब reserve से दिया जाएगा, या in case of money guaranteed by central government or state government, out of money is provided by the central government or state government. This happens usually in case of government companies. फिर हम डिस्कस किया था जब उन्हें रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करना है, रिजर्व से पे करना है, तो उसके कुछ 4 कंडीशंस है। पहला कंडीशन वो कहता है जो भी आपके पिछले इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स है उसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा उसका एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालो, उससे ज्यादा आप रिजर्व से डिक्लेयर करते हो, उससे ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर किसी एक साल में भी, पिछले 3 में से एक साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब 2 साल का एवरेज निकाला नहीं जाएगा। 3 साल है तो ये एवरेज होगा। पॉइंट नंबर 2, जो आप रिजर्व से पैसा विड्रॉ करोगे इट मस्ट बी मैक्सिमम 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। जो आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है उसके 1/10 मैक्सिमम आप रिजर्व से विड्रॉ कर सकते हो। और आपको ये ध्यान भी रखना है, रिजर्व से पैसा विड्रॉ करते हो, कंडीशन नंबर 3, जो बैलेंस रिजर्व बचना चाहिए वो कम से कम 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल बचना जरूरी है। फिर इसके बाद जो भी रिजर्व विड्रॉ होगा, जो विड्रॉ किया हुआ रिजर्व है उसमें से पहले करंट ईयर के लॉसेस रिड्यूस किए जाएंगे। जब हम करंट ईयर के कोई लॉसेस की बात करते हैं तो करंट ईयर के जो भी लॉसेस है, अगर है करंट ईयर में लॉसेस है
तो एक्यूमुलेटेड कोई डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, वो भी इस करंट ईयर लॉसेस में ऐड बैक होंगे और टोटल करंट ईयर का लॉस निकाला जाएगा जो उस रिजर्व्स विड्रॉ किए हुए अमाउंट से डिडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो बचेगा बैलेंस वो डिविडेंड के फॉर्म में डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया था जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट कंपनी को रिजर्व्स फ्री रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करना अलाउड नहीं है, दे कांट डिक्लेयर। फिर हमने डिस्कस किया था अगर कोई कंपनी इस तरह से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, डिक्लेयर करती है, फिर वो इंटरम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, 5 दिनों में उस कंपनी को जैसे डिक्लेयर किया है 5 दिनों में एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करके वो डिविडेंड जितना डिक्लेयर किया है उसका अमाउंट वहां पे ट्रांसफर करना है। डेफिनेटली इसमें भी वो एग्जाम्पशन है जो गवर्नमेंट कंपनी होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उन्हें इस तरह से 5 दिनों में वो अमाउंट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमने सेक्शन 123 सब क्लॉज 1, 2, आई कैन से 3 एंड 5 देखा, 123 सब क्लॉज 1, 2 देखा, 123 सब क्लॉज 4 देखा। हमने एक पॉइंट देखा था 123 सब क्लॉज 3 में, वो इंटरम डिविडेंड का था। किसका? इंटरम डिविडेंड को लेकर हमने पढ़ा था कि कंपनी को इंटरम डिविडेंड अगर डिक्लेयर करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे। ये एक तो करंट ईयर के, एक तो पहले प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर करेंगे या फिर करंट ईयर के प्रॉफिट्स के करेंगे। करंट ईयर के प्रॉफिट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब कर सकते हैं? एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एजीएम। याद है कि नहीं सबको? और नंबर 3, अगर वो करंट ईयर के प्रॉफिट्स है तो जिस क्वार्टर में वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर का प्रॉफिट लिया जाएगा टू डिक्लेयर द डिविडेंड। अगर वो करंट ईयर क्वार्टर में लॉसेस है और डिविडेंड डिक्लेयर करना है आउट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स, तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर करते वक्त ध्यान रखना चाहिए जो पिछले 3 साल का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है उससे ज्यादा इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। याद है क्या? तो 123 सब क्लॉज 3 हो गया, तो 123 सब क्लॉज 1, 2, 3, 4 हो गया। 123 सब क्लॉज 5 था जो डिविडेंड पे करना है, वो डिविडेंड पे करना है वो कैश में पे करना है। कैश में मतलब क्या? इट कैन इन द फॉर्म ऑफ अ चेक, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वारंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसमें हम डिविडेंड मैंडेट कहते हैं। किसे पे किया जाएगा? डेफिनेटली उस रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जाएगा या उसके ऑर्डर पर किसी और को दिया जाएगा या उसके डायरेक्टली बैंक में जमा किया जाएगा। निधि कंपनी के केस में आपको डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद अगर वो निधि कंपनी का मेंबर 30 डेज में डिविडेंड को क्लेम नहीं करे तो 30 डेज बाद निधि कंपनी डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर सकती है। दैट वाज 123 सब क्लॉज 5। फिर सेक्शन 123 सब क्लॉज 6 हमने देखा था कि जो कंपनीज इस तरह से डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, इट इज अ प्रोहिबिशन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73, दैट इज डिपॉजिट चैप्टर का। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसका रिपेमेंट नहीं हुआ या उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो देयर इज अ प्रोहिबिशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड if there is a default in compliance of section 73, as well as we have discussed section 8 कंपनी के केस में भी there is a prohibition for declaration of dividend। सब लोग है क्या? ये 2 prohibitions हमने डिस्कस किए थे। There we completed section 123। उसमें फिर हमने डिस्कस किया था dividend once declared cannot be, बोलो, withdrawn or revoked, it becomes a debt of the company। बट इसके कंटेक्स्ट में जब हमने आगे 124 में पढ़ा था हमने कहा था अगर उसे विड्रॉ करना भी है, रिवोक करना है तो विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर वो इलीगली डिक्लेयर्ड डिविडेंड है और उस केस में कंपनी को कोई लॉस हुआ है तो जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो डिक्लेयर किया था उनको उस लॉस के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ये सुनो, फिर हमने सेक्शन 124 को डिस्कस करना स्टार्ट किया। सेक्शन 124 में हमने देखा ओके अनपेड डिविडेंड अकाउंट, तो ये जो भी डिविडेंड 123 के तहत डिक्लेयर हुआ है वो 30 डेज में पे होना चाहिए या 30 डेज में क्लेम होना चाहिए। अगर वो 30 डेज में पे नहीं हुआ या किसी ने क्लेम नहीं किया तो 30 डेज के बाद विद इन 7 डेज उसको एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कंपनी ने ट्रांसफर करना जरूरी है। अगर वो 7 डेज में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होने के बाद अगले 90 दिनों में 90 डेज में कंपनी को एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें वो कौन पर्सन है जिनका डिविडेंड पे नहीं हुआ था या जिनका डिविडेंड अनक्लेम्ड था, उनका नेम, एड्रेस, उनका लास्ट नोन एड्रेस जो हम देखते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एवरीथिंग कंपनी को अपने वेबसाइट पर पब्लिश करना है।
या गवर्नमेंट कोई अप्रूव्ड वेबसाइट है वहां पे पब्लिश करना है। अगर कंपनी ने ये 7 डेज में ट्रांसफर नहीं किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो ऐसे केस में डेफिनेटली कंपनी को 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेयर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पर। अब वो जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है वहां पर वो पैसा 7 साल तक रहेगा, 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स तक वहां पर पैसा रहने के बाद अगर कंपनी वहां से पैसा वो जो किसी शेयर होल्डर ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया, तो 7 ईयर्स के बाद कंपनी उस अनक्लेम्ड डिविडेंड को या उस अनक्लेम्ड डिविडेंड के अगेंस्ट जो भी शेयर्स है उन शेयर्स को इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देगी। अरे बोलो भाई, अगर कोई क्लेमेंट है शेयर होल्डर, वो अपने डिविडेंड अमाउंट को क्लेम करना चाहता है, तो उसे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटीज के पास जाकर एक प्रॉपर एविडेंस स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स देकर वो वहां से अपना डिविडेंड का क्लेम या शेयर्स क्लेम कर सकता है। अगर कंपनी ने सेक्शन 124 के तहत जो भी कंप्लायंसेस है जो कंपनी को करने थे विद इन 7 डेज और विद इन 90 डेज स्टेटमेंट वगैरह बनाना था या विद इन 7 ईयर्स ट्रांसफर करना था, कंपनी ने नहीं किया, तो कंपनी पर 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना है और कंपनी के ऑफिस एंड डिफॉल्ट पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन है। दैट इज द पॉइंट वी डिस्कस्ड। फिर 124 में हमने देखा था जो निधि कंपनीज है उन्हें 30 डेज में डिविडेंड क्लेम नहीं होने के बाद उन्हें अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, उन्हें एग्जम्पशन है। क्लियर? दैट वाज आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर सो फार 124 तक। I had given you some 14 questions from question 1 to 14 and question number 25, 26. एक बार पहले 125, 126, 127 तीन ही सेक्शंस है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं 3 सेक्शंस, उसके बाद सारे क्वेश्चंस देखते हैं फटाक से। पहले 125 सेक्शन में आ जाओ सब लोग। आप 125 सेक्शन पेज नंबर 18 आपके सॉरी पेज नंबर 20 पर है, सब लोग है ना? उस 125 सेक्शन का हेडिंग क्या है बोलो? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ओके, लिंक है, इसका मतलब क्या हुआ? लिंक हुआ ना। 123 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, 124 में वो अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। अब 7 ईयर्स के बाद वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हुआ। जो आप कहते हो ना सर सेक्शन लर्न नहीं करने के लॉजिकली, ये जो बता रहा ये टेक्निक डेवलप करो, रट्टा मारने में कोई मतलब नहीं ध्यान रखना। ओके, तो 123 में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, 124 में वो क्लेम ना होने के बाद 7 ईयर्स बाद इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हुआ था, तो 125 इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को लेकर था, जिसमें हम इस सेक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितना? 3। एक कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो है, जो आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो ना सेक्शन 80G में, या हमने प्रोस्पेक्टस चैप्टर में भी पढ़ा था सेक्शन 38 में, कि जो भी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट है, डिसगॉर्ज्ड, वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना होता है। तो ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड सेक्शन 125 के तहत जो मेंटेन करना है, हम पहले पार्ट में देखेंगे इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में कितने लोग होंगे, कंपोजिशन क्या है, कौन कौन इसमें अपॉइंट किया जाएगा, इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा। डेफिनेटली इसको कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इसके सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर कौन से पर्संस को अपॉइंट करेगा वो हम देखेंगे। फिर ये इन्वेस्ट उसी में पॉइंट नंबर 1 में ही हमें ये पढ़ना है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अपना काम कैसे करता है, हाउ इट ऑपरेट्स। उनके पास जो पैसा जमा होता है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में, उन पैसों को फिर हम पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे। और पॉइंट नंबर 2 में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा जमा होता है वो सोर्सेस क्या है, कौन से रास्तों से इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा आएगा। एक रास्ता जो हमने देखा है अनक्लेम्ड डिविडेंड का, बट इसके अलावा भी अगर अनक्लेम्ड डिबेंचर्स है, डिबेंचर रिडीम हुए थे ड्यू डेट पर, बट किसी डिबेंचर होल्डर का जो अमाउंट है वो क्लेम हुआ ही नहीं, मे बी दैट डिबेंचर होल्डर हैड चेंज हिज एड्रेस, ही डाइड, हिज लीगल हेयर्स आर नॉट अवेयर, डिबेंचर्स अनक्लेम्ड था। या फिर आईपीओ था, एप्लीकेशन मनी किसी पर्सन ने पे किया था, उसको अलॉटमेंट नहीं हुआ था, रिफंड गया था अलॉटमेंट मनी का, पर उसने रिफंड क्लेम ही नहीं किया, तो अनक्लेम्ड रिफंड था। या फिर आप इनकम टैक्स में सेक्शन 80G में जो देखते हो रिबेट में, गवर्नमेंट का कोई ग्रांट आता है या फिर किसी पर्सन ने, किसी कंपनी ने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर किया। मैं क्या बता रहा हूं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर सोर्सेस, पैसा आएगा कहां से, वो सेकेंड पार्ट में देखना। मैंने आपको जो हिंट दिया सबको समझ रहे हैं।
डेफिनेटली हमने वो प्रॉस्पेक्टस का भी देखा था, डिसगॉर्जमेंट। अगर किसी व्यक्ति ने फेक शेयर्स, मतलब किसी व्यक्ति ने फेक नाम से शेयर्स ऑब्टेन किए या डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करके अपने नाम से अलॉटमेंट कराया, तो उसके जो भी शेयर्स थे वो उसे सीज किए जाएंगे, और जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसने वो भी प्रॉफिट उससे लेकर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम डिसगॉर्जमेंट कहते हैं। वो भी यहां पे एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो पहले तो आईपीएफ क्या है, वो बॉडी क्या है, कैसे ऑपरेट होगी, उसका ऑडिट कौन करेगा, किसके निगरानी में काम होगा। नंबर 2, पैसा कहां से आएगा। एंड नंबर 3, जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है वो उनके पास जो भी पैसा जमा होता है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो यूटिलाइजेशन में मैं आपको कहूंगा, डेफिनेटली अगर कोई मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस है क्या, और उस केस में वो जो भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है उसके तहत हम कहते हैं कोई अलॉटी है जिसने अपना अलॉटमेंट कैंसिल किया, जो भी उस केस में जिन्होंने फ्रॉडुलेंट प्रॉफिट अर्न किया था, वो फ्रॉडुलेंट प्रॉफिट जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन में ट्रांसफर हुआ था, तो जिनका नुकसान हुआ है वो नुकसान वहां से पे होगा आईपीएफ से, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा अनक्लेम्ड डिविडेंड है, 7 साल बाद कोई शेयर होल्डर आईपीएफ में गया जिसने क्लेम नहीं किया था और उसने आईपीएफ में जाके अपना अनक्लेम्ड डिविडेंड आईपीएफ अथॉरिटीज को एविडेंस देकर वहां से क्लेम किया, तो आईपीएफ विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ दैट अनक्लेम्ड डिविडेंड। So before we go and read section 125, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए when you study back at home? सर ने पढ़ाया था 125 is divided into 3 categories. Number 1, IPF का composition और उसका function. Number 2, sources. Number 3, utilization. Question भी ऐसे ही divide होते हैं. They won't ask you entire all the 3 provisions. They'll ask you, okay, एक IPF है तो उसमें कहां से पैसा जमा होगा, सोर्स पूछ लिया, या फिर आ गया एक आईपीएफ के अंदर पैसा यूटिलाइज कैसे होगा, या फिर क्वेश्चन आ गया आईपीएफ क्या है, आईपीएफ का फंक्शंस और कंपोजिशन बताओ। समझ रहे क्या, 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी फॉर मोर देन 4-5 मार्क्स। सो कम टू योर नोट्स ओवर देयर नाउ। आई अज्यूम बैकग्राउंड सबको क्लियर है, बहुत सिंपल पार्ट है, लेट अस गो एंड रीड दैट। मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो। क्या लिखा है? The central government shall establish the investor education protection fund. एक चीज क्लियर है, कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। And shall constitute an authority to administer the IPF by notification in official gazette. मतलब उस IPF को, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को एस्टेब्लिश गवर्नमेंट करेगा, और उसको एस्टेब्लिश करने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, उस फंड की देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी को नियुक्त करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा। वो कौन है अथॉरिटी, आगे दिया है। द आईपीएफ के अथॉरिटीज में आईपीएफ शैल हैव नंबर 1 चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 7 एंड अ सीईओ टू लुक आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द आईपीएफ। अरे सब लोग है क्या? बहुत सिंपल है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैक्सिमम 7 मेंबर्स। अभी जो 7 मेंबर्स होंगे आप उधर ब्रैकेट में लिख सकते हो होल टाइम मेंबर्स है। होल टाइम मतलब आप बोलोगे क्या, अच्छा मैं नाइट शिफ्ट करता हूं और सुबह आईपीएफ में आता हूं, आपको होल टाइम मेंबर हो गया, सो यू हैव टू बी होल टाइम मेंबर ऑफ आईपीएफ। तो उन्होंने दिया ही हैज टू बी चेयरपर्सन, देयर विल बी चेयरपर्सन, अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 7 एंड अ सीईओ हु लुक आफ्टर द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द आईपीएफ। फिर आगे द IPF shall work in consultation with the C and AG. C and AG, Comptroller and Auditor General. गवर्नमेंट की जो ये बॉडी है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज, इनके ऊपर गवर्नमेंट के नुमाइंदे अपॉइंट करके या गवर्नमेंट के जो भी अपॉइंटेड ये अथॉरिटीज है उनकी मदद करते हैं। जितना भी ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जैसे आईपीएफ है जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी है, वैसे आईआरडीए है, ट्राई है, अरे बोलो भाई, सेबी है, आईसीएआई है, आईसीएसआई है। तो इन सब के बराबर से ऑडिट कराना ये सी एंड एजी का काम होता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, की सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो यहां पर ये जो भी आईपीएफ के अथॉरिटीज, चेयरपर्सन, होल टाइम मेंबर्स काम करेंगे, वो किसके साथ सलाह मशवरा करते रहेंगे? सीएनडीजी के साथ। फिर उन्होंने दिया है ये जो भी अथॉरिटी है आईपीएफ के, इनके पास अधिकार क्या होगा?
जो भी आईपीएफ का पैसा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये उनका अधिकार है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में हम पार्ट 3 में देखेंगे। फिर आईपीएफ का ये जो भी पैसा यूटिलाइज होगा उसका सालाना, मैं पॉइंट नंबर 6 में पहले आऊंगा, एक एनुअल रिपोर्ट बनेगा। एनुअल रिपोर्ट बन के पूरा एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा पूरे एक साल की एक्टिविटीज को लेकर फाइनेंशियल ईयर के, और उस रिपोर्ट की कॉपी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी। जो भी ये एनुअल रिपोर्ट बनेगा एक साल का आईपीएफ के काम का, अथॉरिटीज के किस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया है, किस तरह से पैसों को यूटिलाइज किया है, उसका वो रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करने से पहले उस अकाउंट्स का जो बनाएंगे उसका ऑडिट करेंगे। ऑडिट कौन करेगा? C&AG, और साथ ही साथ जो ऑडिटेड अकाउंट्स है एंड ऑडिट रिपोर्ट है उसकी कॉपी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड होगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या फॉरवर्ड होगा? एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। मैंने नंबर 1 एनुअल रिपोर्ट बताया, नंबर 2 ऑडिटेड अकाउंट्स एंड नंबर 3 ऑडिट रिपोर्ट। सब लोग है क्या? फिर आगे दिया है ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एनुअल रिपोर्ट की कॉपी आएगी, ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी आएगी, उस कॉपी को सेंट्रल गवर्नमेंट किसके सामने रखेगी? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने, लोकसभा और राज्यसभा, उनके अप्रूवल के लिए। एनीथिंग डिफिकल्ट यू फाइंड? बहुत सिंपल है। अगेन मैं कहता हूं सिर्फ 2 तरीके हैं, आप इसको रट्टा मारो दिमाग लगाया बगैर, या सेकंड तरीका उसको समझा। अच्छा, आईपीएफ हमने सर ने लिंक कहा था सेक्शन 80G, सर ने कहा था ओके 38 आईपीएफ ये गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है भाई, एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश फंड है, इस फंड के अंदर गवर्नमेंट एक अथॉरिटी कंपोजिट करता है, उस अथॉरिटी में एक चेयरपर्सन होगा। अच्छा, उनकी मदद के लिए चेयरपर्सन के लिए और मैक्सिमम 7 मेंबर्स है, एक सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो होल टाइम डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे। फिर ये जो भी सीईओ, ये जो भी अथॉरिटीज है वो C&AG के साथ मिलकर काम करेंगे। इनका सालाना एक रिपोर्ट बनेगा, एनुअल रिपोर्ट। उस एनुअल रिपोर्ट की कॉपी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर का। सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली उस एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ इनके जो भी एनुअल अकाउंट्स है या ऑडिट, एनुअल अकाउंट्स का ऑडिट होगा, उस ऑडिटर्स की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट, इन सब की कॉपीज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में रखेगा फॉर देयर अप्रूवल। व्हाई देयर अप्रूवल? बिकॉज जब सेंट्रल गवर्नमेंट आईपीएफ को कॉन्स्टिट्यूट करता है, आईपीएफ को, तो इनिशियल पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रहा है, इनिशियल पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तिजोरी से ट्रांसफर कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी हिसाब किताब के लिए पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है, लोकसभा राज्यसभा में, इसलिए वो अकाउंट्स की कॉपी रखी जाएगी उनके अप्रूवल के लिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो चेक करेंगे कि वाकई में गवर्नमेंट ने जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया था उसने ट्रांसपेरेंटली, जिम्मेदारी से, अकाउंटेबिलिटी से अपना काम किया कि नहीं। अरे बोलो भाई, हो गया आईपीएफ का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट जो नीचे दिया है, सोर्सेस फ्रॉम वेयर अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द आईपीएफ। तो आप देखना उसमें नीचे क्या लिखा है, पढ़ो मेरे साथ। द बिलो मेंशन्ड अमाउंट इज विच इज अनक्लेम्ड एंड अनपेड for a period of 7 years from the date it has become due for payment only shall be transferred। तो ये जितने भी 1 to 6 हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 1 to 6, ये 1 to 6 में जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं वो 7 साल बाद होंगे, सारे 12 नहीं है, 1 to 6, इसलिए 1 to 6 अलग दिखाया। बीच में फिर क्या दिया? अदर मिसलेनियस अमाउंट दिया ना, तो 1 to 6 वाले कब ट्रांसफर करने? 7 साल बाद, जिसमें पहला क्या दिया? अज्यूम सबको पता है। देन सेकंड में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स है जो मैंने डिस्कस किया। थर्ड में रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी नॉट क्लेम्ड है। अरे बोलो भाई। फोर्थ में अनक्लेम्ड सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स ड्यू टू बोनस, मर्जर और अमलगमेशन। ध्यान रखना, फ्रैक्शनल शेयर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। कंपनी ने बोनस इश्यू दिया, मान लो हर 2 शेयर के पीछे 1 शेयर बोनस दिया, कितना? एक पर्सन के पास 15 शेयर्स थे, कितने थे? तो हर 2 के पीछे 1 दिया ना। अब इसको तो 14 पे 7 मिलेंगे, बट जो बचा हुआ 1 शेयर था, कंपनी क्या करती है, उसे वो शेयर तो दे नहीं सकते अब, तो उसे 1 शेयर का जो बोनस देना था, 1 शेयर के हिसाब से, मान लो बोनस का जो इशू किया शेयर है वो 500 में, तो इसको 250 रुपए का चेक भेज देगी फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए। मैं जो बोलो समझ रहा है क्या? तो कंपनी ने अगर कोई बोनस या किसी मर्जर अमालगमेशन के तहत कोई शेयर्स इशू किए गए थे और वो शेयर्स फ्रैक्शनल में थे, तो फ्रैक्शनल शेयर्स का कैश दिया जाता है, फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं दिया जाता। शेयर्स हैज टू बी इन होल एब्सोल्यूट फॉर्म।
तो जो फ्रैक्शनल शेयर्स है उसका चेक भेजा जाएगा, वो चेक अगर अनक्लेम्ड है तो वो 7 साल तक अनक्लेम्ड रहा, उसके बाद वो क्या होगा, आईपीएफ में ट्रांसफर होगा। उसके बाद अनक्लेम्ड प्रेफरेंस शेयर्स नॉट रिडीम्ड, मतलब मैं जब ये देखता हूं ना, डिविडेंड, डिपॉजिट डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये बहुत सिंपल हो जाती है याद रखना। और एक है फ्रैक्शनल शेयर्स, अरे बोलो भाई। एंड लास्ट, एनी इंटरेस्ट अक्रूड ऑन पॉइंट 2 and 3, मतलब क्या, जो एप्लीकेशन मनी रिफंड होना था वो रिफंड आपने किया है, या आपने अलॉटमेंट, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी टू अलॉटमेंट इज नॉट मेड एंड इज अनक्लेम्ड, जस्ट दिस मिस्टेक, अनक्लेम्ड क्या था, नेस्ट नहीं हो, रिफंड एंड इज अनक्लेम्ड, द नेस्ट हटा दो। वो देखो एडजेसेंट पेज नंबर 19 पर वो सारे पॉइंट दिए, उसमें क्लॉज नंबर एच में आओ, एच में, क्लॉज नंबर एच पढ़ोगे तो पता चलेगा। व्हाट इज क्लॉज नंबर एच? द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी securities due for refund only if such amount has been remained unclaimed and unpaid for a period of 7 years from the date it became due for payment। तो यहां पे नेक्स्ट कुछ नहीं है, you just cut it, it is unclaimed है। then 1 to 6 में 6 क्या दिया, जो any interest है on this unclaimed matured deposit and refund of application money, इन दोनों पर का जो इंटरेस्ट है वो, डिबेंचर्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी होता है ना। उसके बाद नीचे ये जो है 7 से लेकर 12 तक, ये वो अमाउंट्स है जिनके 7 इयर्स का क्राइटेरिया नहीं है, उसमें क्या दिया, जो आईपीएफ है ना, आईपीएफ का जो पैसा है, आईपीएफ ने वो पैसा कई बार इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम या इंटरेस्ट आ रहा है वो भी फिर से आईपीएफ में जमा होगा। देन आगे गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है, फिर जो मैंने आपको कहा इनकम टैक्स में भी जो होता है, पॉइंट नंबर 9, डोनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस, जो सेक्शन 80G है ना आपका, वो आ गया यहां पे। देन अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिसगॉर्जमेंट करना, जस्ट कट इट, इट इज डिसगॉर्जमेंट, DISGORGEMENT। आई होप यू अंडरस्टैंड डिसगॉर्जमेंट। डिसगॉर्जमेंट मतलब क्या, आपने फ्रॉडुलेंटली डुप्लीकेट शेयर या डुप्लीकेट नाम देकर किसी फेक नाम से शेयर्स अलॉट करा है, या किसी को इन्फ्लुएंस करके, पर्सोनेशन देखा था ना, पर्सोनेशन, तो आपने इस तरह से जो गलत नाम देकर किसी व्यक्ति का अपना नाम उस जगह लगाकर आपने शेयर्स अपने नाम से अलॉट करा है, या डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करके अपने नाम से अलॉटमेंट किया है, तो ये जो भी शेयर्स है वो आपसे सीज किए जाएंगे। इसको बेच के जो पैसा आता है उसको डिसगॉर्ज्ड मनी कहते हैं, बिकॉज इट नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू लीगल मींस, इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल मींस। तो जो अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिसगॉर्जमेंट है और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 38 का रेफरेंस दिया है। और जो पॉइंट नंबर 11 है वो क्या है, सुन लो, मैं बता रहा हूं, डोंट रीड। हम कंपनीज एक्ट 2013 में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की बात कर रहे हैं सेक्शन 125 में, बट कंपनीज एक्ट 1956 में भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड मेंटेन होता था, उसका सेक्शन था सेक्शन 205C। अब सेक्शन 205C के तहत कंपनीज एक्ट 1956 में जो आईपीएफ मेंटेन हुआ था, ये जब कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो गया, तो जो पिछले आईपीएफ अकाउंट का जो बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस, अब ये आईपीएफ में ट्रांसफर होगा। कंपनी एक्ट 2013 आने के बाद 1956 के तहत जो सेक्शन 205C था, उसका जो आईपीएफ का अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस था, उन्होंने दिया पॉइंट नंबर 11 में, इन एनी अमाउंट in general revenue account of central government under section 205A of the Companies Act 1956 and any amount in IPF under section 205C of the Companies Act 1956. General revenue account of government under 205A of the Companies Act 1956. इन दोनों अकाउंट के जो बैलेंसेस थे वो नए IPF में ट्रांसफर किए गए। एक एक वर्ड समझना, इसलिए मैं वो रोक रहा हूं। एंड लास्ट ब्रह्मास्त्र है, ये आपको बोलना ही नहीं, ये भूल गए तो क्या मतलब। एग्जाम में अगर आ गया आईपीएफ का सोर्सेस, आप 12 सोर्सेस लिख नहीं पाए, आप 6-7 लिख पाए, 12वां लिखना है, तो उसमें सब कवर होता है ना। अरे बोलो, आप ये तो नहीं सकता एनी अदर अमाउंट विच आई हैव फॉरगॉट, तो आपको लिखना हो सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अरे बोलो भाई, 1 to 12 सोर्सेस ऑफ आईपीएफ।
प्लीज रेफर दैट. पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 उतना ही देखो, आगे मत बढ़ो, हिलो डुलो मत, गर्दन को भी हिलाओ डुलाओ मत, सिर्फ नोट्स पे ध्यान रखो. ए बाबा देते एकदा काय द्यायचं देऊन टाक. आणि देतो पण कोण भैया आहे. या कोई पॉइंट नहीं समझा तो पूछो, मैं इसलिए बैठा हूं इधर. हाँ 11 पॉइंट मैंने क्या कहा, 11th हम कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहे. कंपनीज एक्ट 1956 में भी एक आईपीएफ अकाउंट मेंटेन होता था. उसके अलावा एक जनरल रेवेन्यू अकाउंट गवर्नमेंट मेंटेन करता था. अब जब कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील किया गया कंपनीज एक्ट 2013 ने, तो जो पुराना आईपीएफ अकाउंट का बैलेंस होगा, जनरल रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस होगा, अब वो इस आईपीएफ जो नए कंपनीज एक्ट के तहत सेक्शन 125 के तहत मेंटेन किया जाएगा उसमें ट्रांसफर किया जाएगा. पॉइंट नंबर चला. प्लीज रेफर टू दिस 12 पॉइंट्स अगेन. आगे मत बढ़ो, इन्हीं 12 पॉइंट्स पर मैं जो बता रहा हूं पहले समझो. पहले 6 पॉइंट्स जो थे, पहले 6 पॉइंट्स सोर्सेस के, वहां पर पैसा कहां से ट्रांसफर हो रहा था, कब ट्रांसफर होता, 7 इयर्स के बाद. हमने इसको लेकर डिस्कस कर रहा है. अब ये आईपीएफ का पैसा यूटिलाइज कैसे होगा वो समझाने के लिए मैं पॉइंट नंबर 2 पर ही ध्यान रखने के लिए बता रहा हूं. पॉइंट नंबर 2 पर सब लोग फोकस करो. जब 7 साल बाद आईपीएफ में 1 to 6 का जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफर किया गया और आईपीएफ में पैसा जमा होने के बाद वो शेयर होल्डर जिसका रिफंड उसने क्लेम नहीं किया था, या वो शेयर होल्डर जिसका डिविडेंड उसने क्लेम नहीं किया था, या वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या वो डिबेंचर होल्डर, या वो डिपॉजिटर, आईपीएफ में आने के बाद उसने आईपीएफ अथॉरिटीज के पास जाकर अपना एविडेंस दिखाकर वहां से वो क्लेम कर सकता है. तो जो पहला, सुन लो, जस्ट लिसन, जो पहला, द फर्स्ट वे इन विच द आईपीएफ बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड, ये जो 1 to 6 जो सोर्सेस है ना, उसी को मैं कहूंगा रिफंड. मतलब इन सोर्सेस का जो भी पैसा आया है वही रिफंड करना ऑफ दैट मनी रिसीव्ड, वो एक पहला वे टू यूटिलाइज. अच्छा, फिर इसी सोर्स में नीचे हम देखते हैं डिसगॉर्जमेंट वाला पैसा. डिसगॉर्जमेंट मैंने आपको कहा था, डिसगॉर्जमेंट में क्या होता है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है. आपको मैं बता दूं, हमने सेक्शन 37 पढ़ा था, क्लास एक्शन सूट. मिसस्टेटमेंट है प्रोस्पेक्टस में, एक से ज्यादा एप्लीकेंट है, सारे एप्लीकेंट्स अलग अलग सूट फाइल करने की जगह सब लोग एक साथ मिलकर सूट फाइल करेंगे. जब वो सूट फाइल करेंगे और उन्होंने मिसस्टेटमेंट साबित कर दिया, प्रोस्पेक्टस को पढ़ के इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा तो मिलेगा वापस, बट उन्होंने कोर्ट में जो सूट फाइल किया, जो खर्चा इनकर किया, उसका रिएंबर्समेंट भी करना है. अरे बोलो भाई. अब वो जो भी डिसगॉज किया हुआ पैसा होगा, डिसगॉज किया हुआ, वो आईपीएफ में जमा किया होगा, तो ये उनका रिएंबर्समेंट ऑफ फीस उस आईपीएफ से किया जाएगा. अरे बोलो भाई. किसी का नुकसान हुआ है तो किसी का फायदा हुआ है,
तो जिसने गलत तरीके से फायदा लिया था उससे वो पैसा लेकर आईपीएफ में जमा किया था, तो जिनका नुकसान हुआ है उनको रियम्बर्स किया जाएगा ना, वहां से वो पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आइडेंटिफाई करके। तो हम कहते हैं सेकेंड एंड थर्ड सोर्स, second and third way where the IPF can be utilized. One was refund. Second, I'll say distribution of the IPF money amongst the people, identifying the applicants who are eligible to claim any cost or the loss or damages, reimbursement of any court fees. तो मैंने कहा second, distribution of any loss or damage to the applicants, reimbursement of any cost incurred by the applicants. तीन सोर्सेस बता, तीन ways in which it will be utilized बता दिया। चौथा, आईपीएफ का फुल फॉर्म क्या? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर एजुकेशन मतलब क्या? अवेयरनेस। तो आईपीएफ के पैसों को यूटिलाइज किया जाएगा चौथा वे, इन्वेस्टर्स के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए आईपीएफ का पैसा यूज किया जाएगा। सो वी कैन से प्रमोशन ऑफ आईपीएफ, दैट इज अवेयरनेस अमंग द इन्वेस्टर्स। हो गया ना। एंड फिफ्थ, 1, 2, 3, 4 में से एनी अदर इंसिडेंटल मनी, एनी अदर इंसिडेंटल अमाउंट रिलेशन टू दिस क्या दिया? लेट अस सी यूटिलाइजेशन। कम टू नोट्स ऑन पेज नंबर 22। उसमें फर्स्ट क्या दिया? रिफंड। रिफंड के नीचे आप मार्क करना, नंबर 1 अनक्लेम्ड डिविडेंड, नंबर 2 मैच्योर डिपॉजिट्स, नंबर 3 मैच्योर डिबेंचर्स, नंबर 4 एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयरऑन। क्लियर है? नंबर 2 में आप प्रमोशन करना, प्रमोटर नहीं, मेक इट प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। प्रमोशन करो उसे। नंबर 3 में क्या दिया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गॉस्ड अमाउंट अमंग्स द एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स हु हैव सफर्ड लॉसेस। अरे बोलो, ड्यू टू रॉन्ग एक्शन बाय एनी पर्सन as per the court order। इतना क्लियरली दिया। गेट अलर्ट कारगी, you're not alert। नंबर 4, reimbursement of legal expenses incurred in class action suits। legal expenses दिया, legal expenses। तो नंबर 3 और 4 में क्या था फर्क? नंबर 3 में any loss था, losses suffered, and नंबर 4 में reimbursement of legal expenses है। Who have suffered that by members, by debenture holders or depositors sanctioned by tribunal। जितना ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन दिया है उतना रिइंबर्समेंट करना है। एंड लास्ट, एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस 1 to 4 को लेकर वो जो थी ना प्रिवेंटिंग, आई विल से जस्ट इग्नोर दैट। यू उस सीए फाइनल को लेकर डिस्कस करते हैं हम, यू जस्ट इग्नोर इट, प्रिवेंटिंग ऑफ, बिकॉज ये सीए फाइनल का एक चैप्टर है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। सो जस्ट राइट नाउ इग्नोर दैट। एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस 1, 2, 3, 4। ये कितने वेज में आईपीएफ का पैसा यूटिलाइज किया जाएगा? रिफंड, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिइंबर्समेंट, एनी अदर इंसिडेंटल पर्पस। हमारे यहां पे डॉक्टर भी रैप गाता है। D stands for distribution, R for refund, again R for reimbursement, A for any other incidental purpose, P for promotion। डॉक्टर का रैप। यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड क्लियर है? सेक्शन 125 इज ओवर। आई गिव यू 1 minute, 30 seconds to 1 minute, गो थ्रू दैट एंटायर 3 points। कोई डाउट है पूछो, मुझे भेजिए। है ना? कोई पॉइंट नहीं समझा तो पूछो, बाद में घर में पढ़ते हो क्वेरी नहीं आनी चाहिए। बढ़ो आगे, पक्का?
कम टू नेक्स्ट सेकंड लास्ट सेक्शन 126 आपके नोट्स में पेज नंबर 25 पर आईसीआई मॉड्यूल का रेफरेंस है, 26 पर क्लासरूम डिस्कशन का वो रेफरेंस है। सेक्शन 126 उसको लिखो उधर 126 सेक्शन 126 है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ सेक्शन 126? टाइटल पढ़ो, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स टू बी हेल्ड इन अबेयंस पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अबेयंस मतलब क्या? होल्ड बैक, या फिर हम कह सकते हैं सस्पेंडेड फॉर्म। होल्ड बैक या सस्पेंडेड फॉर्म। अब पढ़ना मत, मैं आपको बता रहा हूं, पर जस्ट समझ लो, उसके बाद पढ़ो, बहुत सिंपल लगे, बहुत सिंपल सेक्शन है, बट इसको भी क्वेश्चंस आते हैं इस 126 पर। मान लो फैज ना, हाँ क्रिकेटर फैज को मैंने मान लो कुछ कंपनी के मेरे शेयर्स थे फिजिकल फॉर्म में, जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, फिजिकल फॉर्म के शेयर्स थे, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, बिकॉज आज तो डिमैट है। तो मैंने कुछ शेयर्स फैज को सेल किए, आई एम द ट्रांसफरर, ही इज द ट्रांसफरी। सो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ फैज नाउ एज अ ट्रांसफरी? शेयर कैपिटल चैप्टर में हमने पढ़ा था ये, मैं ट्रांसफरर हूं, फैज ट्रांसफरी है, तो फैज का ड्यूटी क्या है? कोई एक जन बोलो, वर्चुअल स्टूडेंट आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कौन बोलना चाहेगा? मैं जब ट्रांसफर हूं, मैंने शेयर्स फैज को बेचे, फैज ट्रांसफरी है, तो फैज का ड्यूटी क्या है? प्रज्वल, फैज का ड्यूटी वो ट्रांसफर ही है शेयर्स का, मैं ट्रांसफर हूं, तो एज अ ट्रांसफरी अब उसका ड्यूटी क्या है? ट्रांसफर के लिए कंपनी में अप्लाई करना, कितने दिनों में? प्रज्वल को बोलने दो, जिसको बोलना है तो हाथ ऊपर करो। यस, बैक साइड, हाँ 30 डेज, सॉरी, हाँ मैं ट्रांसफर हूं, प्रज्वल ट्रांसफर ही है, शेयर्स अगर फुल्ली पेड अप है तो ट्रांसफर ही कंपनी में अप्लाई करेगा, जिस दिन खरीदे उसके 60 दिनों में अप्लाई करेगा अपने नाम से ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म, शेयर ट्रांसफर फॉर्म, शेयर सर्टिफिकेट, सब कुछ उसका अटैच्ड होगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन आने के बाद कंपनी का ड्यूटी है 30 डेज में वो प्रज्वल के नाम से ट्रांसफर करे, सॉरी फैज के नाम से ट्रांसफर करे। मतलब इस केस में कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए 30 डेज मिलता है, ये हमने पढ़ा था ना। तो मैंने जब शेयर्स फैज को बेचे, मैं ट्रांसफर हूं, वो ट्रांसफर ही है, और इस दौरान उसने कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए शेयर्स भेज दिए, ही हैज सेंड द शेयर्स along with the share certificate and share transfer form। अभी तक उसके नाम से ट्रांसफर नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन उसके नाम से अभी पेंडिंग है, और इस दौरान कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया, इस दौरान कंपनी क्या डिक्लेयर किया? बोनस या डिविडेंड डिक्लेयर किया या राइट इशू लाया। तो जो जो शेयर्स कंपनी के पास ट्रांसफर होने के लिए आए थे, उस दौरान अगर कंपनी ने डिविडेंड, बोनस या राइट इशू डिक्लेयर किया है, तो ऐसे केस में कंपनी ये शेयर्स पर डिविडेंड, राइट इशू और बोनस इशू को फिलहाल सस्पेंडेड रखेगी। जो शेयर्स ट्रांसफर होने आए उसका असली मालिक अभी कौन होगा, किसको अधिकार है वो डिविडेंड, बोनस और राइट इशू को, ये जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है, कंपनी इन शेयर्स जो कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए बट जिनका रजिस्ट्रेशन अभी भी पेंडिंग है, कंपनी उसे सस्पेंड करेगी। क्यों? रीजन बीइंग, हो सकता है मैंने जब फैज को शेयर्स बेचे थे वो कम डिविडेंड बेचे थे, मतलब शेयर्स फैज ने कम डिविडेंड खरीदा था या कम बोनस खरीदा था, बट उसे 60 दिन का वक्त मिलता है ना,
उसने थोड़ा लेट भेजा था, तो अभी तक कंपनी को यह नहीं पता है कि इस डिविडेंड का या इस बोनस का या इस राइट इश्यू का असली हकदार कौन है। अगर कंपनी ने फैज के नाम से दे दिया या मेरे नाम से दे दिया और बाद में पता चला कि कोई और ही क्लेमेंट था अपोजिट पार्टी, तो इस केस में अननेसेसरली इट विल बी अ रॉन्ग, वी कैन से ट्रांसफर, अ रॉन्ग इशू। और इसलिए कंपनी, जो शेयर्स कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन होने आए हैं और जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वो पेंडिंग है, और इस दौरान कंपनी ने डिविडेंड, बोनस या राइट इशू डिक्लेयर किया है, तो इन शेयर्स का कंपनी डिविडेंड, बोनस और राइट इशू को होल्ड बैक करती है क्लैरिटी आने तक। बट मैं ट्रांसफरर हूं और वो ट्रांसफर ही है, मैंने उस शेयर ट्रांसफर फॉर्म पर एक कॉलम होता है कि इन शेयर्स के ऊपर का सारा डिविडेंड, बोनस, राइट का, बोनस और राइट इशू का जो भी अधिकार है मैं वेव ऑफ कर रहा हूं। मैंने उसको टिक किया है और मैंने लिखा है कि आप इस शेयर्स के ऊपर जो भी बोनस, डिविडेंड होगा वो ट्रांसफर ही को दो, ऐसा मैंने क्लियरली एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है शेयर ट्रांसफर के, और फैज ने वो कंपनी को भेज दिया है। तो ऐसे केस में ट्रांसफरर ने खुद अपना इंस्ट्रक्शन दिया इन राइटिंग, तो ऐसे केस में कंपनी को उसे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं, कंपनी ट्रांसफर के नाम से दे देगी। कंपनी होल्ड बैक क्यों कर रही है? ताकि कंपनी को यह क्लैरिफाई करना है कि ट्रांसफरर हकदार है या ट्रांसफरी। समझ आया क्या? पढ़ो मैं सब क्या है। द कंपनी शाल पेंडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर इन नेम ऑफ ट्रांसफरी करना, इन ट्रांसफरी, इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। पढ़ो मैं सब क्या दिया। ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच टू दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट अनलेस ऑथोराइज्ड बाय रजिस्टर्ड होल्डर, रजिस्टर्ड करना, होल्डर इन राइटिंग टू पे सच डिविडेंड टू द ट्रांसफरी। अरे इतना क्लियरली दिया है, unless authorized by the registered holder in writing to pay such dividend to the transferee. Keep in abeyance मतलब keep in hold any offer of right share and bonus shares also in relation to such shares. जैसे पॉइंट नंबर 1 में डिविडेंड था, वैसे पॉइंट नंबर 2 में राइट ऑफ बोनस भी होगा। हम सेक्शन 125 डिविडेंड के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, बट उसके अलग से सेक्शन लाने की जगह उन्होंने इसमें राइट ऑफ बोनस भी दे दिया, ताकि कंपनी को राइट इशू ला रही है, बोनस इशू ला रही है, कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है इस दौरान, तो उस वक्त कंपनी उसे होल्ड बैक करेगी रियल ओनर समझने तक। पर अगर ट्रांसफर लिख कर दिया, कंपनी सीधा ट्रांसफर को दे देगी। एनीथिंग डिफिकल्ट? पक्का समझे? पढ़ू मैं आगे लास्ट सेक्शन। अब आ जाओ पेज नंबर 28 पर, 27 पे एडजेसेंट पर वो आईसीएम मॉड्यूल है, और पेज नंबर 28 पर वो क्लासरूम डिस्कशन। आप देखोगे दोनों में फर्क पता चलेगा। 27, 28, 27 देखने के बाद 28 देखने की इच्छा होती है। वहां पर 27 जो सेक्शन है पेज नंबर 28 पर, पहले उधर लिखो सेक्शन 127 है लास्ट सेक्शन, और उसमें क्या दिया? पनिशमेंट फॉर, पहले सेक्शन को पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन 30 डेज। इसका मतलब समझना प्लीज। डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, बट कंपनी ने 30 डेज में डिविडेंड पे नहीं किया है। कंपनीज एक्ट कहता है एक बार डिक्लेयर किया डिविडेंड 30 डेज में देना है। अगर आपने 30 डेज में पे नहीं किया, या फिर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया और 30 डेज में आपने एक तो पे नहीं किया, या डिविडेंड का वारंट है तो उसको पोस्ट नहीं किया, क्या नहीं किया? एक तो पे करना है मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के थ्रू बैंक अकाउंट में, 30 डेज में आपने पे नहीं किया, या आपने 30 डेज के अंदर उसको पोस्ट किया तो भी चलता है। बड़ू कहते हैं मतलब मैंने 29th डे को पोस्ट किया चलेगा, भले वो 37th डे को मिले उसे। अरे बोलो भाई। बट वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड हैज नॉट बीन पोस्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। केस स्टडीज आते हैं इस पर, मैंने पहले ही कहा था 123, उसके बाद सबसे ज्यादा 127, घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे। कंपनी ने 30 डेज में एक तो पे नहीं किया, या 30 डेज के अंदर जो डिविडेंड का वारंट था वो पोस्ट नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ऐसे केस में डेफिनेटली कंपनी हैज डन अ कॉन्ट्रावेंशन, तो कंपनी को 30 डेज के बाद उस डिविडेंड के अमाउंट पर अब उस शेयर होल्डर को 18% पर annum, 12 नहीं, कितना है चैतन्य? 18% है। कितना है? 18% पर annum ड्यूरिंग द पीरियड विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, इंटरेस्ट देना है।
कितना इंटरेस्ट देना? 18% पर एनम के हिसाब से उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना 30 डेज के बाद। साथ ही साथ कम देखना, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात की वजह से यूजुअली कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नोइंगली अ पार्टी इन डिफॉल्ट, नोइंगली अगर पता चला उसने जानबूझकर किया, shall be punished with imprisonment up to 2 years and मतलब कंपल्सरी इंप्रिजनमेंट है, एंड फाइन ₹1000 डायरेक्टर को फॉर एवरी डे है व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। 30 डेज के बाद हर दिन के लिए ₹1000 डायरेक्टर को, प्लस इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years है, तो एक दिन भी हो सकता है। अप टू 2 years है, 2 years नहीं, अप टू 2 years, मतलब जेल में तो भेजना पक्का है, एक दिन क्यों ना हो, एंड उसको फाइन भी लगेगा। 127 का प्रोविजन है, मतलब 127 का प्रोविजन कहता है डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 30 डेज में पे नहीं किया, वारंट 30 डेज में पोस्ट नहीं किया, ये पनिशमेंट है 18% सिंपल इंटरेस्ट, एंड बोलो 2 साल तक की जेल एंड ₹1000 पर डे के लिए फाइन, जब तक वो पे नहीं होता है, डिफॉल्ट कंटिन्यूज। बट इस 127 के एक्सेप्शंस नीचे दिए कि इन 5 केसेस में अगर कंपनी ने डिविडेंड 30 डेज में पे नहीं भी किया तो भी चलेगा, कंपनी के ऊपर कोई फाइन पनिशमेंट नहीं होगा। मैंने उसका एक्रोनिम बनाया ओला से ड्राइव, ओला से ड्राइव, इन दैट पहले वो मार्क करो, ओला से ड्राइव में हम कहते हैं व्हाट इज ओ, आप मेरे साथ मार्क करना, ऑपरेशन ऑफ लॉ, फर्स्ट में ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या, जो शेयर होल्डर था ना उसका डेथ हो गया है, वो पागल हो गया है, पागल है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया है। वो शेयर होल्डर कौन हो गया? वो एक तो उसका डेथ हो गया है, वो लुनाटिक हो गया है या इंसॉल्वेंट हो गया है। ऐसे केस में उसके ऑफिशियल असाइनी या उसके नॉमिनी या उसके लीगल हेयर को वो शेयर्स के ऊपर अपना नाम ट्रांसफर कराना होगा। तो इस दौरान कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसको कंपनी को पता चला इसका डेथ हुआ है, तो कंपनी उसका डिविडेंड 30 डेज में नहीं देगी जब तक नॉमिनी, लीगल और असाइनी क्लेम नहीं करेंगे। देन एल है, डी में आना, लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी ड्यूज टू द कंपनी। मतलब क्या, बोलो ओला का OL, लॉफुली एडजस्टेड। तुम शेयर होल्डर थे, तुम्हारे पास 500 शेयर्स थे, ₹10 पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो तुम्हें कितना मिलना चाहिए था प्रणीता लड्डा? कितना मिलना चाहिए था? कितना मिलना चाहिए था तुम्हें? डिविडेंड कितना मिलना चाहिए था? तुम्हें डिविडेंड 5000 मिलना चाहिए था। बट यहां पर जब तुम्हारा डिविडेंड तुम्हें 5000 कंपनी ने देना था, इस दौरान तुम कंपनी के डेटर भी थे, क्या थे? और कुछ ड्यूज, कुछ 7500 ड्यूज थे जो काफी साल हुए तुमने कंपनी को दिए नहीं थे, वो बैड डेब्ट हो चुके थे। जब कंपनी को तुम्हें 5000 देना था और 7500 ड्यूज तुमसे आने थे, तो कंपनी उस 5000 को 7500 के अगेंस्ट लॉफुली एडजस्ट कर दिया और तुम्हें कहा तुम्हें 2000 ही देना है। या तुमसे 3000 आने थे, कंपनी उस 5000 के अगेंस्ट 3000 एडजस्ट किए और सिर्फ बचे हुए 2000 भेज दिए। तो तुम ये नहीं कह सकते मुझे 3000 30 डेज में नहीं दिया, भैया कंपनी ने 3000 को लॉफुली एडजस्ट कर दिया। मैं जो बता रहा हूं ना एग्जांपल, वो मज्जा बोल के नहीं, केस स्टडीज आती है ऐसे। तो पहले पॉइंट में वहां पर ऑपरेशन ऑफ लॉ था O, फिर L लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी ड्यूज टू द कंपनी, फिर A हम कहते हैं एनी अदर रीजन, E वाला, एनी अदर रीजन नॉट ड्यू टू, ऑन हटाना, डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। मतलब एग्जांपल दिया पोस्टल डिले, क्या दिया? अरे भाई कंपनी ने बराबर से भेजा था 30 डेज के अंदर, बट इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट तो सीक्रेट हो, मिला ही नहीं, या उसको 2-4 महीने बाद मिला। कंपनी कहती है हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने डिक्लेयर करने बाद 30 डेज के अंदर बराबर से पोस्ट ऑफिस में जाके डाल दिया था। ये एनी अदर रीजन है जिसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, इट इज अ फॉल्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। जिसको डिविडेंड बराबर पहुंचा था, पोस्टल डिले, हम क्या करें उसके लिए? तो उस केस में कंपनी पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं है।
कसं वाटतंय? गोड गोड वाटतंय की गार गार वाटतंय? गोड गोड वाटतंय का गार गार वाटतंय? गार गार वाटतं. मग बदल की जागा. का लहान बाळ आहे आता? हा, लहान बाळाला कळतं, परत तिथंच बसला त्याच्या खाली. अरे बदल. नशीब अजून तोंडावर काय आलं नाही, आता असं घेऊन असंही घेऊन टाकतील. ऐकतोय सर? मतलब ये पढ़ाना भी है और आपकी तरफ ये भी ध्यान रखना है. OLA, ओला, सबको क्लियर है? उसमें S क्लॉज बी में आओ. शेयरहोल्डर गिव डायरेक्शंस एंड दिस डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड बाय द कंपनी एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड. इसका मतलब समझना. हमने फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 2020 देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कंपनी हर पर्सन को डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजेगी. तो डिविडेंड है वो भी ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजेगी. अगर किसी शेयरहोल्डर ने ऑर्डिनरी पोस्ट की जगह रजिस्टर्ड पोस्ट में डिमांड किया है डिविडेंड, तो कंपनी के पास उसे एडवांस में पैसा जमा करना पड़ेगा. जो शेयरहोल्डर्स ने एजीएम में डिक्लेयर किया, मेंशन किया, उतना उसे जमा करना पड़ेगा. उसके बाद ही कंपनी से बाउंड है सेंड करने के लिए टू बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. तो किसी शेयरहोल्डर ने कंपनी को डिमांड किया था कि मुझे आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, उसने पैसा जमा किया था. सब लोग है. कंपनी ने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने इस शेयरहोल्डर को लेटर लिख के इन्फॉर्म कर दिया, देखो तुम्हारा जो रजिस्टर्ड पोस्ट का डिमांड है अभी हम फुलफिल नहीं कर सकते, पहले हम सबको जिनका ऑर्डिनरी पोस्ट है उनको भेजेंगे और उसके बाद तुम्हें रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे. कंपनी ने उसे कम्युनिकेट करना जरूरी है. कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसको रीजन कम्युनिकेट नहीं किया, हम तुम्हें 30 डेज में नहीं दे रहे या हम बाद में देंगे, तो कंपनी इसके लिए लायबल होगी. क्लॉज बी अगेन पढ़ो, एस वाला. शेयरहोल्डर ने डायरेक्शंस दिए, हमारे एग्जांपल में डायरेक्शन क्या दिया? रजिस्टर्ड पोस्ट. एंड दिस डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड बाय कंपनी राइट नाउ. कंपनी पहले एग्जिस्टिंग सारे शेयरहोल्डर्स को ऑर्डिनरी पोस्ट को फुलफिल करना चाहती. ऐसे केस में एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड, आप उधर लिखना कम्युनिकेटेड बाय द कंपनी टू द शेयरहोल्डर, मेक इट कंप्लीट. कम्युनिकेटेड बाय द कंपनी टू द शेयरहोल्डर. कंपनी ने उसको कम्युनिकेट करना जरूरी है ना कि भाई तुमने दिए हुए जो डायरेक्शंस है हम तुरंत अभी फुलफिल नहीं कर सकते, हमें थोड़ा वक्त लगेगा, पहले एग्जिस्टिंग सारे शेयरहोल्डर्स को देते हैं उसके बाद तुम्हें देंगे. ये कम्युनिकेट करना जरूरी है. खर्चा तो वही दे रहा है ना, तो उसमें दिक्कत क्या? कंपनी को कम्युनिकेट करना जरूरी है. केस स्टडी में कई बार ऐसा होता है कि शेयरहोल्डर ने डायरेक्शंस दिए और कंपनी उसे कंप्लाइन नहीं कर पाई. शेयरहोल्डर ने डायरेक्शन दिए, कंपनी उसे कंप्लाइन नहीं कर पाई, क्योंकि तो शेयरहोल्डर ने डायरेक्शन दिए थे ना, तो उस केस में कंपनी लायबल नहीं है. भाई इस केस में कंपनी लायबल होगी बिकॉज कंपनी उसे वो कम्युनिकेट नहीं किया है. अगर कंपनी उन डायरेक्शन के तहत फुलफिल नहीं कर सकती है तो, या फिर कुछ डिले होने वाला है तो कंपनी हैज टू कम्युनिकेट. OLAS एंड D ड्राइव मतलब डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट्स, रिगार्डिंग क्या कह रहा हूं मैं? डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव करना, डी हटाना. राइट टू रिसीव डिविडेंड पेबल, राइट टू रिसीव डिविडेंड पेबल मतलब क्या है? अरे भाई जिस, अब समझना प्लीज, डिस्प्यूट अलग है और ऑपरेशन ऑफ लॉ में डेथ अलग है. जो ट्रांसफरर है ना, हमने 126 देखा था ना, 126, वो ट्रांसफरर है, वो कहता है मुझे डिविडेंड दो. ट्रांसफर कहता है नहीं नहीं मुझे मिलना चाहिए. ट्रांसफर कहता है नहीं नहीं मैंने एक्स डिविडेंड बेचा था, वो कहते नहीं नहीं मैंने कम डिविडेंड करा था, खरीदा था. 126 में वो पेंडिंग था. अब वो डिस्प्यूट कोर्ट में गया. कब गया? कहां पे गया? कोर्ट में. तो इस दौरान कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो तब तक उस केस में डिविडेंड 30 डेज में देने की जरूरत नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, शेयरहोल्डर का डेथ हुआ, कई लीगल एस पैदा हो गए उसके इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टीज को लेकर. वो हर लीगल एस कह रहा है मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए. उन लीगल एस में डिस्प्यूट है. डिस्प्यूट किसमें?
वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, तो इस दौरान लीगल एस का मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये डिस्प्यूट पेंडिंग है, ऑपरेशन ऑफ लॉ पेंडिंग नहीं है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अगर डिस्प्यूट की कैटेगरी में आ गई, बिकॉज लीगल एस कौन है उसको एक डिस्प्यूट है, तो जो नंबर 1 है ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो कब आता है? अगर उसका डेथ हुआ है तो उसके नॉमिनी लीगल एयर जब तक कोई फिक्स्ड कंफर्म्ड है, वो अपने नाम से जब तक ट्रांसफर नहीं करते तब तक वो पेंडिंग रहेगा, तब तक 30 डेज में उसे देने की जरूरत नहीं है। 30 डेज का क्राइटेरिया वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। बट मैंने इस डिस्प्यूट को लेकर क्या कहा है? लीगल एयर्स कौन होगा उसको लेकर डिस्प्यूट है, तो ऐसे केस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उस केस में 30 डेज में कंपनी होल्ड बैक करेगी। अरे बोलो, ओला से ड्राइव, तो कितने एक्सेप्शंस हुए? ये 5। मतलब इन 5 एक्सेप्शंस में डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी 30 डेज में पे नहीं हुआ तो कंपनी उस कॉन्ट्रावेंशन अंडर 127 के पनिशमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है। 30 सेकंड दे रहा हूं, देख लो। अभी तक खत्म नहीं हुआ 127, बट ये मेन पार्ट देख लो। सब लोग हैं? आपको मैं अगेन बता दूं, सेक्शन 127 के अंदर निधि कंपनीज क्यों नहीं आएगी? बिकॉज निधि कंपनीज के केस में उनको डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद 30 डेज में देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी मेंबर ने अगर क्लेम बैक नहीं किया तो उन्हें 30 डेज के अंदर उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, और ये एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर उन्हें पब्लिश करना है, और 3 महीने तक नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना है किसी ने क्लेम नहीं किया तो। करेक्ट? तो ये सेम 127 में वो कहता है, 127 सेक्शन के अंदर कि निधि कंपनी का पार्ट, रीड दैट पेज नंबर 30, क्या लिखा है? व्हेन डिविडेंड पेएबल टू द मेंबर इज ₹100 or less, it shall be sufficient compliance if the declaration of dividend is announced in a local newspaper and announcement of said newspaper is displayed on the notice board for at least 3 months. किसी भी मेंबर को किसी एक मेंबर को 100 रुपए या उससे कम का डिविडेंड मिल रहा है, तो ऐसे केस में उसको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के तहत आपने अनाउंस कर दिया, आपको अलग से उसके लिए शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं। न्यूज़पेपर में आ गया, कंपनी ने 75 रुपीज पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया मेंबर को, आप कंपनी के ऑफिस से कलेक्ट कर लो। अरे बोलो भाई, तो उस मेंबर का फर्ज है 30 डेज के अंदर जाके कलेक्ट करना। अगर कलेक्ट नहीं किया तो 30 डेज बाद कंपनी खुद क्रेडिट कर देगी। अरे बोलो, मतलब डिविडेंड को डिक्लेयर करने के बाद उन्हें सबको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट पॉइंट दे आर सेइंग कि जो डिविडेंड पेएबल है वो 100 रुपए उससे लेस है, तो सफिशिएंट है कि वो अलग अलग सेंड करने की जगह सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देखिए डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, कलेक्ट कर लो ऑफिस। सब लोग हैं? अगेन इस एक्सेप्शन पर क्वेश्चन आता है, हर एक पहलू, हर एक पॉइंट जो 127 का हमने पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज आर देयर ऑन ऑल द एक्सेप्शंस, द पनिशमेंट एंड दिस एक्सेप्शन वी कैन से निधि कंपनी पार्ट ऑल्सो। सब लोग हैं? तो उस निधि कंपनी का जो पार्ट है ना, उसमें आप लिखना निधि कंपनी के उधर एप्लीकेबिलिटी of section 127 subject to following modification. Why we say applicability? Because जिस मेंबर को 100 रुपए से ज्यादा डिविडेंड पेएबल है उसको तो भेजना ही पड़ेगा। अरे निधि कंपनी का वो मेंबर जिसको 100 रुपए से ज्यादा डिविडेंड, वो तो उस मेंबर जिसका 100 के नीचे, जिसका 100 से ज्यादा डिविडेंड है उसको तो कंपनी को डिविडेंड सेंड करना पड़ेगा। सेंड करने के बाद उसने 30 डेज में अगर मान लो उसने क्लेम नहीं किया तो कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट करेगी। अरे बोलो, बट
इसलिए दिया है। यहां पर भी सेक्शन 127 निधि कंपनी को एप्लीकेबल होगा, बट सिर्फ उन मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जिन मेंबर्स का 100 रुपीज या उसके नीचे का डिविडेंड क्लेम है। वो मेंबर कहेगा मुझे डिविडेंड का चेक नहीं भेजा, तुझे भेजने की जरूरत भी नहीं, न्यूज पेपर में एडवर्टाइज किया जाएगा, तुझे जाके कलेक्ट करना है। अरे बोलो भाई, लॉजिक क्लियर है ना? पक्का? ओके, सो कम टू द क्वेश्चंस ओवर देयर। आई से मुझे जो वन बाय वन पहले मॉडल के क्वेश्चन डिस्कस करने के। आई होप जो नीचे के क्वेश्चन है ना 34 से वो आंसर के साथ दिए हुए, तो यू कैन स्टडी दैट, बट मॉडल के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एंड जो क्वेश्चन नंबर 25, 26 वाला 26 था ना, वो जो मुझे डिस्कस करना है वो एक डिस्कस करता हूँ, जो एक हम कह सकते हैं बहुत ही एक्सपर्टाइज क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा नॉलेज वाला, जो सीए फाइनल लेवल में पूछा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट पहले क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 32 पर आ जाओ, जो मॉडल के क्वेश्चन है वो देखते हैं। लेट अस रीड दैट ऑल ऑफ यू। क्या दिया? डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर मिस्टर रमन विल सक्सीड, स्टेट द डायरेक्टर्स लायबिलिटी इन दिस रिगार्ड अंडर द एक्ट। जो स्टूडेंट नहीं समझते, मेरे पास ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूं, केस स्टडीज में कैसे करो, वी आर अंडरलाइंग फर्स्ट द क्वेश्चन, उसको 10 सेकंड टाइम देखिए। अच्छा, तो रंजन सक्सीड होगा कि नहीं, और डायरेक्टर्स की इस केस में क्या लायबिलिटी है वो पूछा है। अब हम पढ़ते हैं। एजीएम ऑफ एबीसी बेकर्स हेल्ड ऑन 30th May declared dividend at the rate of 30% payable on its paid up equity share capital as recommended by BOD. However, the company was unable to post the dividend warrant to Mr. Ranjan, an equity shareholder, up to 25th July. 30 days में पोस्ट नहीं किया। Ranjan filed a suit against the company for payment of dividend along with interest at the rate of 20% per annum for the period of default. Decide in light whether Ranjan will succeed. आपको कहना Ranjan will succeed in filing the suit, but he will not succeed in claiming interest at 20%. He has a right to claim only 18% per annum. साथ ही साथ directors will be liable for imprisonment up to 2 years and for every day 1,000 rupee till the default continues. इतना सिंपल आंसर, बट पॉइंट हाउ टू प्रेजेंट, तो यू ऑल नो। देखो इतने ज्यादा क्वेश्चन दिए, मैं आपको अगेन बताऊं, यू टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली, कंसेप्ट क्लियर किया है, लिखने का तरीका बताया। आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि 120 घंटे में आपको लिख कर भी दूं, ये आपको करना पड़ेगा। जब मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, मैंने आपको बताया, तो आपका फर्ज क्या पता है कैसे करना है घर में। प्रोविजंस एज पर कंपनीज एक्ट 2013, the given question is based on section 127, punishment for failure to distribute dividend. वो 127 का प्रोविजन वहां पे चार्ट पैटर्न में लिखना है। when the board of directors fail to pay the dividend or post the dividend warrant within 30 days, कंपनी, वो पूरा जो 127 में पढ़ा था वैसे लिखना है। यहाँ पे एक्सेप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है उतना ही लिखना। और फिर सीधा कमेंट कंक्लूजन, referring to the above provisions and facts of the case, I hereby comment that point number 1, रंजन को कंपनी ने जो 30% डिविडेंड डिक्लेयर किया था 30th May को, वो कंपनी ने 25 जुलाई तक उसको वारंट पोस्ट नहीं किया। तो ऐसे केस में पॉइंट नंबर 2, कंपनी ने वो डिफॉल्ट किया है, उसे 30 डेज में पोस्ट नहीं करने के कारण, तो इस केस में रंजन का कंपनी के खिलाफ का जो सूट है उसमें डेफिनेटली सक्सीड होगा। हाँ, बट जो रंजन का क्लेम है इंटरेस्ट एट 20% पर एनम, वो गलत है। उस केस में उसे 18% पर एनम भी मिलेगा। डेफिनेटली कंपनी के डायरेक्टर्स भी लायबल होंगे, जो ऊपर दिए हुए प्रोविजन है उसके तहत उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट, फाइन, वो पॉइंट लिखना हो गया ना। मतलब कमेंट कंक्लूजन में हम केस स्टडी को मिक्स कर रहे हैं। स्टूडेंट डायरेक्टली क्या लिखते हैं कमेंट कंक्लूजन 10, यस रंजन विल सक्सीड, डायरेक्टर्स लायबल। भाई वहां पे लिखना कि रंजन जिसको डिविडेंड मिलना चाहिए था, कंपनी ने 30th May को डिक्लेयर करने के बाद उसको 25 जुलाई तक नहीं भेजा है, तो कंपनी डिफॉल्ट किया है, तो उस केस में रंजन का सूट के लिए रंजन सक्सीड होगा। वो तुम्हें उस फैक्ट्स ऑफ द केस का रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिनिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट whether the act of directors is in violation of the provisions of the act and if so, भाई मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं हुआ अंकित, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं क्यों पढ़ रहा हूं? ताकि तुम मेरे साथ पढ़ो, कहीं और देखने के लिए नहीं पढ़ रहा हो तुम।
एक भी दिन गया कि तुम्हारे क्लास में, एक भी दिन ऐसा जब मैंने डांटा नहीं किसी को? 500 रुपए इनाम लेके जाओ, दिखाओ मुझे। होपलेस है ना, इतना हर चीज समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान ही नहीं रहता। कोई ना कोई एक तो जरा पक्का मिलेगा मुर्गा। Examine the provisions of Companies Act, state whether the act of directors is in violation of the provisions of the act, and if so, state the consequences that shall follow for the above violative act. Okay, तो उन्होंने डायरेक्टर्स का एक्ट क्या वो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के वायलेशन में कि ये पूछा है नंबर 1, और consequences that follow for the above violative act, मतलब हमने आंसर केस स्टडी पढ़ने से पहले हमें ये पता है होना चाहिए कि डायरेक्टर्स का एक्ट वायलेटिव है, क्योंकि उन्होंने आगे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज दैट शैल फॉलो फॉर द अबव वायलेटिव एक्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें क्वेश्चन में मिल गया। ये इसलिए मैं तो रहा, केस स्टडी पढ़ने के बाद वो टेक्निक ट्रिक है, प्लीज यूज दैट, उसको समझो और उसके बाद पढ़ते हैं। BOD of Future Fashions at its meeting recommended a dividend in its paid up equity share capital, which was later on approved by shareholders at AGM. In the meantime, directors at another meeting of the BOD by passing a board resolution to divert the total dividend to be paid to the shareholders for purchase of certain short-term investments in the name of company. Oh my God! As a result, dividend was paid to shareholders after 45 days. उन्होंने बहुत ज्यादा वायलेशन किया। पहला वायलेशन किया है सेक्शन 123 सब क्लॉज 4 का, 123 सब क्लॉज 4 का, जो कहता है एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 5 दिनों में वो सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए और वो पैसा डिविडेंड के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा वायलेशन 124 के तहत किया है, जो डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 30 डेज में देना है। तो दो वायलेशंस हुए ना, एक तो 123 सब क्लॉज 4 के तहत डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 5 दिनों में सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए यूज करना है। यहां पे उन्होंने डिविडेंड में डिक्लेयर किया पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज किया और बाद में डिविडेंड 45 डेज बाद पे किया, तो दोनों वायलेशंस है। आपको कहना है 127 के तहत उन पर कार्रवाई होगी और उन्हें इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years। अब अगेन मैं कहूं कॉन्सिक्वेंसेस पूछा ना, इसलिए हमें लिखना है। वायलेशन तो हो गया है, वायलेशंस क्या हुए वो हमने डिस्कस किया। अब इसका अंजाम क्या होगा, तो 127 के तहत कंपनी को डेफिनेटली इंटरेस्ट देना है एंड imprisonment up to 2 years, fine 1000 for each day during the each day when the default continues। सब लोग हैं, so I'll say 123 sub clause 4, 124 and 127, इन सब का रेफरेंस आएगा। इसलिए मैं अगेन कह रहा हूं, व्हेन यू रीड अंडरस्टैंड, प्लीज क्वेश्चन को समझो, केस स्टडी को, सिर्फ केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ के कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं ये मॉडल के क्वेश्चन डिस्कस करूं आपके साथ, बिकॉज जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन है उसका आंसर ऑलरेडी है आपके पास, द सेम टेक्निक। अब वो आंसर है, व्हेन यू स्टडी बैक एट होम व्हाट इज योर ड्यूटी, टू रीड द केस स्टडी फर्स्ट, फिर सर ने कहा क्वेश्चन, फिर उसको समझो क्वेश्चन क्या है, फिर उस केस स्टडी को पढ़ो, फिर आपने एनालाइज करना चाहिए, अच्छा ये आंसर होना चाहिए, नीचे आंसर दिया चेक करो, अच्छा आपके आंसर से नीचे का आंसर मैच नहीं हुआ, उस क्वेश्चन को टिक करो क्योंकि आपने उसका इंटरप्रिटेशन गलत किया था। फिर रैंडमली जो भी वो क्वेश्चंस है 26 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस या फिर नीचे दिए हुए और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आपने रैंडमली पूरा चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद रैंडमली 2-3 क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत से व्हेन यू स्टडी बैक एट होम, ऐसे आप इंटर के स्टूडेंट्स को ध्यान दो रहा हूं, डोंट बिहेव लाइक सीपीटी और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि नाउ यू हैव टू लिटिल बिट ग्रो अप, मैच्योर्ड कि भाई ये इतना सिलेबस वास्ट है, तो इसलिए मैं अभी जहां तक फ्री टाइम है मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूं। चलो ठीक है, हमने हर क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए था, बट हर क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए मैं फिल्टर करूंगा, ये 25 क्वेश्चन है, इन 25 को फिल्टर करते हुए मैंने देखा अच्छा इसमें से 16 कॉमन ही है, तो जो 16 है मैं उनको वापस लिखूंगा नहीं। अच्छा 9 दिख रहे, मैं 9 को ही राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, मतलब 9 की 9 वैराइटीज कवर हो गए और बचे हुए 16 को वहां पे, नहीं तो कुछ थोड़ा आज्ञादारी। फिर कहता अरे सर ने कितने क्वेश्चन दिए रे, बहुत वास्ट है यार, कैसे होगा भाई। तू
अभी भी 10th के लायक है, तो थोड़ा मैच्योर हो जाओ। ये क्वेश्चन नहीं दिया तो प्रॉब्लम, दिया तो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, referring to the provisions of companies that examine the validity of the following, examine the validity of the following. The BOD of ABC Tractors proposed to declare a dividend at the rate of 20% to equity shareholders, despite the fact that company has defaulted in repayment of public deposits accepted before the commencement of this act. लो कर लो बात। Section 123 subclause 6। अरे बोलो भाई। तो उन्होंने एग्जामिन द वैलिडिटी पूछा है, सिर्फ वैलिडिटी पूछा है। आपको कहना है अगर 123 सब क्लॉज 6 देखे तो कंपनी इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ डिविडेंड इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 74 के तहत तो ऐसे केस में कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन है वो इनवैलिड है, वो कंक्लूजन रहेगा। अब यहां पे प्रोविजंस, कमेंट, कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एग्जामिन द वैलिडिटी पूछा तो यू हैव टू, हाँ डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 मार्क के लिए आएगा, बट आप लिखोगे तो गलत कुछ नहीं है। इवन इफ यू राइट प्रोविजन और उसके बाद कमेंट, कंक्लूजन, देयर इज नथिंग रॉन्ग। द ओनली पॉइंट इज यू हैव टू मेक श्योर टाइम मैनेजमेंट, इसलिए बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर नीचे दो जगह क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज, मतलब स्टडी दिस केसेस with reference to provisions of Companies Act regarding failure to distribute dividends. Failure to distribute dividends पढ़ने से पहले केस स्टडी दिमाग में आना चाहिए। फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड 127 में आता है, और फिर ऊपर पढ़ते हैं स्टार कंप्यूटर्स लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड इन टाइम टू ऑल इट्स इक्विटी शेयरहोल्डर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एक्सेप्ट द फॉलोइंग 2 केसेस। वो भी बता दिया उन्होंने फेलियर हुआ है। पहला क्वेश्चन, मिसेस शीला holding 250 shares had mandated, मतलब क्या, directed, instructed the company to directly deposit the dividend amount in a bank account. The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that there was a difference in surname of the payee in the bank record. The company, however, did not inform Mrs. Sheila about this discrepancy. लो कर लो बात। मैंने आपको इसलिए कहा था एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है वहां पे, जिसने ध्यान दिया उसको समझेगा। अच्छा, शेयरहोल्डर ने डायरेक्शंस दिए, शेयरहोल्डर्स ने डायरेक्शन कंप्लाई नहीं कर पाए तो कंपनी ने उसे कम्युनिकेट करना जरूरी था। कंपनी ने उसे कम्युनिकेट नहीं किया इसलिए कंपनी लायबल है, वरना एक्सेप्शन के तहत कंपनी लायबल नहीं होती। सो यस, कंपनी लायबल इन द फर्स्ट केस। ओला से ड्राइव वाला एस था ना ये, शेयरहोल्डर्स डायरेक्शन। द नंबर 2, डिविडेंड अमाउंट ऑफ 50,000 वाज नॉट पेड टू मिस्टर मोहन डिसीज्ड इन व्यू ऑफ कोर्ट ऑर्डर restraining the payment due to family dispute about succession. अब इसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं लेने का, डिस्प्यूट में जाने का। तो डिस्प्यूट के केस में यहां पर कंपनी का जो फेलियर हुआ है वो फेलियर नहीं है, कंपनी का एक्शन वैलिड है। तो सेकंड केस में हम कहते हैं कंपनी इज नॉट लायबल, फर्स्ट केस में कंपनी लायबल है। They have asked you analyze these cases regarding failure to distribute dividend. हम कह सकते हैं सिर्फ एनालाइज करना था, मतलब हमें कॉन्सिक्वेंसेस देने की जरूरत नहीं है। आपको कहना है फर्स्ट केस में कंपनी हैज फेल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, सेकंड केस में देयर इज नो फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एज इट वाज अ डिस्प्यूट पेंडिंग इन द एंड इट वाज अ कोर्ट ऑर्डर। इट कम्स अंडर एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 127। अब यहां पर लिखते वक्त प्रोविजंस एज पर कंपनीज एक्ट 127 का रेफरेंस, बट यहां पे आपको मजबूरी में 127 का ऊपर का पार्ट लिखना पड़ेगा और नीचे के 5 एक्सेप्शन लिखने पड़ेंगे। यू राइट डाउन ऑल द 5 एक्सेप्शन, यू कांट स्टिक योरसेल्फ टू ओनली दैट एक्सेप्शन पार्ट डायरेक्टली। तो पेनल्टी वगैरह सब लिखना पड़ेगा, हालांकि पेनल्टी का कोई रेफरेंस नहीं आता है। हाँ, बट अगर एग्जाम ये 2-2 मार्क के लिए पूछा है ऐसा, 2-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है 4 मार्क दिख रहा है, 2-2 मार्क, तो आप उस केस में सीधा लिखो 127 के तहत एक्सेप्शन 127 में एक ये है शेयरहोल्डर का डायरेक्शंस जो कम्युनिकेट करना है, और सेकंड डिस्प्यूट। जब 2-2 मार्क के लिए पूछा है उस वक्त वो पूरा लिखते वक्त मत बैठो। हाँ, बट 5 मार्क के लिए पूछा है, 6 मार्क के लिए पूछा है, यू राइट डाउन द एंटायर पैटर्न। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ द कंपनी इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ क्या? कंपनीज एक्ट।
Alpha Herbals, a Section 8 company, is planning to declare dividend in AGM for the financial year 31st March 2019. Chopra is holding 800 equity shares as on the date. Whether the act is valid? कुछ तुमको झेप ही नहीं रहा. अरे Section 123 subclause 6, prohibition from payment of dividend. Prohibition from payment of dividend. वही पॉइंट आएगा ना. Section 8 company is prohibited. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. When we read, is YZ Medical Instruments Limited allowed to do so? Comment. इतना पूछा. तो YZ Medical Instruments के बारे में पूछा. Whether they are allowed to do or not. क्या दिया? YZ Medical Instruments is a manufacturing company and has proposed a dividend at 10% for the year 18-19 out of the profits of current year. Company has earned a profit of 910 crores during 18-19. The company does not intend to transfer any amount to general reserves out of profits. Is YZ allowed to do so? बोलो. Company कितना dividend propose किया? 10% out of profits. Company has earned a profit of 910 crores. Company does not intend to transfer any amount to general reserves. अरे भाई ये 123 सब क्लॉज 1 है. खुदा पहाड़ निकला चूहा. 123 सब क्लॉज 1 के तहत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है. वो रिजर्व को कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं. अगर वो नहीं करना चाहते ना करें, वो डायरेक्टली डिविडेंड डिक्लेयर करें. Then examine with reference to the relevant provisions the amount of dividend Karan should receive. Current holder of 5,000 equity shares of 100 each of Messrs. Rachit Leather Shoes Limited did not pay final call of ₹10 per share. Final call पे नहीं किया. Rachit Shoes Limited declared dividend of 10%. Whether examine with reference to the provisions the amount of dividend Karan should receive. Dividend हम fully paid up shares को ही देते. अगर इस केस में करण ने वो 10 रुपीज का पे नहीं किया तो इस केस में करण इज नॉट बाउंड. स्टूडेंट वहां पे लेते, अच्छा 10 रुपीज पर शेयर, क्या 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, उसने नहीं दिया, अच्छा 90 रुपए के हिसाब से दिया उसने, उसको 90% दो. भाई ऐसा नहीं चलेगा. यू कांट, ही डजंट हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड. अच्छा ये जो पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड करण शुड रिसीव, आपको कहना है सिंस करण हैज नॉट पेड any the final call money, company can lawfully adjust. अगर हम देखेंगे अभी इस केस में 5,000 शेयर्स थे और उस केस में 10 रुपए पर शेयर कॉल मनी था. 50,000 कंपनी को उससे आना था और उसका 50,000 ही डिविडेंड है. अरे बोलो भाई, सब लोग है क्या? तो उन्होंने पूछा द अमाउंट ऑफ डिविडेंड करंट शुड रिसीव, तो आपको कहना इस लॉफुली एडजस्टमेंट याद है क्या? तो आपको ना कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उस केस में अगर कंपनी के उस शेयर होल्डर करण ने 10 रुपीज पर शेयर अपना कॉल मनी नहीं दिया है, कंपनी उस डिविडेंड के अमाउंट को उसके अगेंस्ट लॉफुली एडजस्ट कर सकती है. उस केस में करण को 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं मिलेगा. तो लॉफुली एडजस्टेड का पार्ट लिखना है, बिकॉज हम फुल्ली पेड अप शेयर्स को डिविडेंड देते हैं. ये हम कहां पे डिस्कस करते हैं? मीटिंग चैप्टर में. सो आई नॉट, ये डिविडेंड को लेकर है ना, तो डिविडेंड का रेफरेंस दो. अरे बोलो भाई, आई होप यू अंडरस्टैंड. हो गया ना वो सारे क्वेश्चंस. और अब देखना जितने भी हमारे डिस्कशन में हुए 123 और 127 आए, एक भी क्वेश्चन 124, 125, 126 पर नहीं है. भले यहां पर नहीं है बट डेफिनेटली जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन है उसमें एक लास्ट वो जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 25, उस क्वेश्चन में सब लोग आ जाओ. आई अज्यूम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जिसके आंसर दिए वो आप पढ़ोगे, जैसे मैंने ये बताया वैसे आप एनालाइज करोगे. अब वो जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें आप सीधा उसके आंसर में आओ. आंसर के एल से पेज नंबर 48 पर थर्ड लाइन में आ जाओ. 48 पर थर्ड लाइन में मैं आपको, क्योंकि वो एक अलग फेज है, आपको हमें यह पता है कि जो भी 7 साल में कितने 7 इयर्स में शेयर्स क्लेम नहीं होते अनपेड डिविडेंड अकाउंट के, वो हम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और जो भी डिविडेंड है वो उनके पास ट्रांसफर करते हैं.
ये उस बात को लेकर है। ये रूल आया कब? ये जो रूल आया ना वो 2016 में आया। कब आया? 2016 में आया। 2016 से पहले आपको सिर्फ डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर करना था, शेयर्स नहीं। शेयर्स कंपनी के पास ही रहते थे और डिविडेंड वहां पे एक्यूमुलेट होता रहता, हर 7 साल बाद ट्रांसफर करो। तो उसके 2016 में गवर्नमेंट ने रूल बनाया, भाई जो डिविडेंड ही 7 साल तक क्लेम नहीं हुआ है वो डिविडेंड के साथ साथ शेयर्स भी ट्रांसफर करो। और इसलिए ये क्वेश्चन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 2016-17 का उस पीरियड का क्वेश्चन है। मैं सब 3rd लाइन से पढ़ना स्टार्ट करो। क्या लिखा है? According to Rule 6 of the IPF Accounting Audit Transfer and Refund Rules 2016, पढ़ो मेरे साथ, the shares shall be credited to demat account of the authority to be opened by authority for the said purpose within a period of 30 days of such shares becoming due to be transferred to the fund। मतलब 7 साल के अंदर अनपेड रहने के बाद या अनक्लेम्ड रहने के बाद 7 साल के बाद आगे 30 दिनों में वो आईपीएफ के डिमांड में ट्रांसफर करने। ये पहला पार्ट क्या हुआ? 30 डेज में आईपीएफ के डिमांड में ट्रांसफर करने। फिर आगे पढ़ो, प्रोविजो टू द रूल, इस रूल के प्रोविजो में एक एक्सेप्शन दिया। प्रोविजो इज एन एक्सेप्शन टू द रूल स्टेट्स दैट in cases where the period of 7 years provided in the 124(5) has been completed or being completed during the period from 7 साल कब कंप्लीट हो रहा है? उधर हाईलाइट करो, from 7th September 2016 to 31st October 2017. The due date of transfer of such shares shall be deemed to be 31st October 2017। इसका मतलब समझना, ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है ना उसके बाद 30 डेज में करना होता है। इसका मीनिंग समझो, प्लीज प्लीज लिसन नाउ। ये 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अगर 30 नवंबर को 7 साल खत्म होते, 30 नवंबर 2019 को 7 साल अगर खत्म होते हैं तो उसके बाद 30 दिसंबर से पहले ट्रांसफर करना है, 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। 30 नवंबर को ड्यू डेट हो गया, 7 ईयर्स एंड, उसके आगे 30 दिन, 30 डेज में डिमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए नए इस नियम के तहत। ये नियम आया कब? 2016-17 में। तो उन्होंने कहा अगर किसी कंपनी के आईपीएफ अकाउंट में जो 7 साल खत्म हुए हैं वो 7 साल अगर 7 सितंबर को भी खत्म हुए, क्या कह रहा हूं मैं, 7 सितंबर 2016 को भी 7 साल खत्म हुए, तो नॉर्मल रूल कहता है ड्यू डेट के बाद 30 डेज, बट 7 सितंबर 2016 को भी खत्म हुआ तो उसका ड्यू डेट 31 अक्टूबर माना जाएगा। अगर वो 1 दिसंबर 2016 को खत्म हुआ है, कब? 1 दिसंबर 2016, तो उसके इसमें भी ड्यू डेट क्या होगा? 31 अक्टूबर। अगर वो 1 अप्रैल 2017 को खत्म हुआ है तब भी ड्यू डेट क्या होगा? 31 अक्टूबर। मतलब ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर के आगे 30 डेज, मतलब 30 नवंबर 2017 से पहले आपको ट्रांसफर करना है। मेरे आईपीएफ में, सॉरी, मेरे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जो पैसा था अनक्लेम्ड डिविडेंड, उसका 7 साल एंड हो गया है 1 अप्रैल 2017 को। तो लॉजिकली देखे तो 1 अप्रैल को 7 साल खत्म हुआ तो वहां पे 30 डेज होना चाहिए, बट वो कहता है जो 7 साल का पीरियड 7 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में था, बीच में अगर 7 इयर्स एंड हुआ है तो उसके लिए ड्यू डेट उन्होंने 31 अक्टूबर ही रखा है। ट्रांजिशन फेज है ना भाई, ओ समझता है का मतलब अगर 7 इयर्स अनपेड डिविडेंड अकाउंट के 7 इयर्स 1 सितंबर 2017 को खत्म हुए तो 1 सितंबर से 30 डेज नहीं होगा, 31 अक्टूबर ड्यू डेट माना जाएगा, उसके आगे 30 डेज। अरे बोलो, क्लियर है ना? शिवपाओ। तो इसलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ो मेरे साथ, क्या दिया? इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ लॉ रेड विद द रूल्स, प्लीज रीड। In case of Messrs. Growfor Plantation Limited, the due date shall be 31st December, sorry 31st October। ऐसा क्यों दिया है? Please understand, Growmore Plantations का ड्यू डेट 30 जुलाई 2017 को एंड हुआ था। 7 इयर्स कब एंड हुए थे? 30 जुलाई 2017 का, तो भी उनका ड्यू डेट क्या काउंट हुआ? 31st अक्टूबर। एंड 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट विल कम टू 30th नवंबर। तो जो उनके सीएफओ का जो ओपिनियन था वो ओपिनियन गलत है ऐसा उन्होंने दिया, तो मेन पार्ट वही था उसमें। अगर आपको ये समझा है तो अब वो क्वेश्चन पढ़ो, उल्टा जाना है। क्वेश्चन में पढ़ो, दे हैव आस्क्ड व्हाट विल बी सॉरी इज द ओपिनियन ऑफ सीएफओ एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रेड विद द रूल्स फ्रॉम देयर अंडर करेक्ट? व्हाट विल बी आंसर हैड दिस कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 7 इयर्स एक्सपायर्ड ऑन 30th November?
State the condition under which equity shares will not be transferred to IPF by the company. Please read that question now from the top. पीरियड ऑफ 7 इयर्स कब एंड हुआ था? 30 जून को एंड हुआ था। तो 30 जून के आगे 30 डेज 30 जुलाई होना चाहिए था। ये किसका कहना है? सीएफओ का। बट सीएफओ का कहना गलत है, बिकॉज ये जब आया था 1 सितंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 के बीच में, जब भी 7 इयर्स एंड हुआ है उसका ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही था, और उसके आगे 30 डेज मतलब 30 नवंबर तक पे होना चाहिए था, ट्रांसफर होना चाहिए था। तो पहला तो ओपिनियन गलत है। अरे पढ़ा है कि नहीं सबने? उसी में सेकंड क्वेश्चन, अगेन ध्यान रखना, व्हाट विल बी योर आंसर? हैड दिस कंटिन्यूअस ईयर पीरियड ऑफ 7 इयर्स एक्सपायर्ड ऑन 30th नवंबर, तो उस केस में 30th नवंबर के बाद आगे 30 डेज। अरे बोलो भाई, तो उस केस में क्या आएगा? 30th दिसंबर। तो आप उस आंसर में आप देखोगे, दे हैव गिवन, सेकंड पार्ट हम देखेंगे बाद में, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट द कंडीशन अंडर विच इक्विटी शेयर्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ बाय द कंपनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कौन से सिचुएशंस है जब लिसन ना प्लीज, डोंट रीड। आईपीएफ में कंपनी इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर कब नहीं करेगी? तो वो कहता है जब 7 इयर्स तक, क्या 7 इयर्स तक वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिविडेंड था। अगर उस 7 इयर्स के दौरान किसी ने उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट से डिविडेंड क्लेम किया, क्या किया, तो अब वो शेयर्स कंपनी आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं करेगी, क्योंकि डिविडेंड क्लेम हो गया ना। अरे बोलो भाई, वो शेयर्स कंपनी डिविडेंड में ट्रांसफर आईपीएफ में ट्रांसफर नहीं, क्यों नहीं क्लेम ट्रांसफर करेगी? बिकॉज किसी ने डिविडेंड क्लेम कर दिया। अगर 7 साल में डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ तो डिविडेंड के साथ साथ शेयर्स भी ट्रांसफर होंगे। बट 7 साल के अंदर किसी ने डिविडेंड क्लेम किया, वो शेयर्स ट्रांसफर नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर जारी करके कहा है ये जो शेयर्स हम बता रहे, इन शेयर्स को रोक दो, इनका कोई भी ट्रांसफर मत करो। क्या दिया? पढ़ो आंसर में सब लोग, आंसर के लास्ट 3rd पैराग्राफ में, इफ दिस कंटिन्यूअस पीरियड, वो पार्ट पढ़ो पहले, इफ दिस कंटिन्यूअस पीरियड जो मैं मार्क कर रहा हूं, रीड ऑन योर ओन प्लीज। पढ़ा है वो? समझा? 30 दिसंबर वाला पार्ट पढ़ा है ना? फिर उसके नीचे दिया कंडीशन, कंडीशन में मार्क करो, इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 इयर्स द शेयर शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ। पहला कंडीशन। अरे बोलो। दूसरा कंडीशन, वेयर देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रिस्ट्रेनिंग मतलब स्टॉपिंग द ट्रांसफर ऑफ सच शेयर्स एंड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और ये दूसरा हुआ। तीसरा कंडीशन, where the shares are placed or hypothecated under the provisions of Depositories Act, और चौथा कंडीशन, the shares already been transferred under Rule 6(1), the company shall not transfer the shares to the fund। shares already been transferred under sub rule 6 sub clause 1 मतलब क्या? shares already जो पर्सन था उसको ट्रांसफर हो गए, जो रियल ओनर था उसको दे दिया वापस, तो उस केस में फंड में ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं ना। कोई अनक्लेम्ड पर्सन था उस शेयर्स का, उसको वापस ट्रांसफर हो चुके हैं, तो उस केस में आप ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। कितने रीजन दिए, कितने कंडीशन दिए? 4। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको, आपने आपके क्लासरूम नोट्स में वहां पर जहां पे सेक्शन 127 एंड हुआ है ना, पेज नंबर 30 पर निधि कंपनी का, याद है क्या? या इट्स बेटर यू राइट एट 124 ओनली डायरेक्टली, जहां पे 124 हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है ना, पेज नंबर 22 नहीं, पेज नंबर 22 नहीं, सॉरी 22 पे ही ना, हाँ 22 पे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है। उसके नीचे आप वहां पे हेडिंग दोगे, कंडीशंस अंडर विच इक्विटी शेयर शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द आईपीएफ अथॉरिटी, और ये 4 कंडीशंस वहां पे लिख लोगे। ध्यान रखना, ये तब क्वेश्चन पूछा जाएगा जब पेपर बहुत टफ सेट करना है, लेवल्स अलग अलग होते हैं। ये टफेस्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है कि आपको पूछा गया आईपीएफ को कौन से केस में, और ये एक्ट में नहीं दिया है, ये किस में दिया है?
रूल्स में, और वो भी किसके रूल्स है? आईपीएफ के रूल्स है। इधर एक्ट की लाले पड़े, रूल्स तो बहुत दूर है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, प्लीज राइट दैट पार्ट ओवर देयर। सब लोग है ना? आई अज्यूम चारों कंडीशंस आपको क्लियर है। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई भी अगर स्टूडेंट ये 123 से 127 की जिस तरह से हमने ये सारा डिस्कशन किया, क्वेश्चन जिसने पढ़ा भी होगा ना, आप ब्लैंक पेपर पे मुझसे लिख के लो, उसने ये दिखाना चाहिए हाँ मुझे आता है ये। अब बोलोगे हार जाऊंगा, मैं से आके डबल फीस लेके जाओ, गारंटीड। हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई नो दे विल ओनली से ओके दिस इज द प्रोविजन, दिस इज द प्रोविजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, अच्छा इस तरह का आएगा, ये ऐसा आएगा, ये पॉइंट ऐसा आएगा। बट हमको बोलता ना अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन, ऐसा है। जितना पिकता थे तो विकत नहीं, ऐसी कहावत है। बट प्लीज आई होप यू विल बी राइटिंग दैट पार्ट that completes our discussion for the dividend chapter. We'll start with accounts and audit in our next lecture. Now सबसे बड़ा दिक्कत ये है, कल सुजी सर भी लेक्चर ले रहे हैं, विनोद सर भी ले रहे हैं, मैडम भी ले रही है, और आपका पेरेंट्स मीटिंग भी है, टेस्ट भी है। देखो आप संडे भी है, और इसलिए मैंने ये सब होने के बाद मैंने उनको बोला भाई इतना अत्याचार मत करो, तो मैं लेक्चर नहीं लेता हूं फिर। बट पेरेंट्स मीटिंग वही, तो पेरेंट्स मीटिंग के दौरान फिर वो क्या 11 से 1 उस 2 घंटे में आपका लेक्चर नहीं होगा। अच्छा आपका टेस्ट है, फिर पेरेंट्स का तो हम मिलेंगे, ठीक है, आपका टेस्ट होगा उस वक्त, ठीक है। तो दैट द पॉइंट इज वी हैव टू, अगर हम ऐसे हर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे जा रहे, वी आर डिस्कसिंग इट, हमें कुछ थोड़ा सा एक मंडे को कल का कोप अप करना पड़ेगा। तो मे बी मंडे इवनिंग हमारा सेशन जो है स्टडी सेशन, उसमें हमको लेना पड़ेगा आपके ब्रेक के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा, कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। आई रियली बहुत बड़ा पत्थर दिल पे रख के मुझे कहना पड़ रहा है, बट आई एम सॉरी बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट इट एंड्स एट अ प्रॉपर नोट, आपको सब समझे, इसलिए आई नो, मुझे भी समझता है सुबह 7 बजे आने के बाद शाम में 7 बजे तक आपकी हालत क्या होती। बट सी अगर मैं आपके साइड पे बैठूं उधर और मैं कहूं कि नहीं अच्छा ठीक है मत लो मत लो, बाद में 30 नंबर के बाद बोलोगे ये वो दरिंदा जिसने हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। यस और नो, मतलब स्टूडेंट के साथ दोनों साइड से, तो एक साइड से बोले दूसरा साइड ठीक है